नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं विनय सिंह तेजस IAS एकेडमी के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स जो हम RNA और DNA है उसका हम थोड़ा सा छोटा पार्ट कर दिए हैं। डिटेल आपको न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे शाम वाले बैच में आदित्य सर जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे चलाते हैं, तो इसलिए आपको छोटे टॉपिक के रूप में मैं आपके सामने आऊंगा और कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी के लिए आपके आदित्य सर आपके सामने रूबरू होंगे। इसी के साथ आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं, जो आज पेपर अगर PIB देखें या द हिंदू देखें या आज के न्यूज़पेपर देखेंगे तो इसमें बहुत छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से काफी ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर किसी भी स्टूडेंट को UPSC CSC 2020 अगर बैच में ज्वाइन करना है तो हमारे यहाँ 15 जून से बैच शुरू हो रहा है और आप रजिस्ट्रेशन ओपन है और आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऑलरेडी मैथमेटिक्स फॉर ऑल के लिए बैचेज चल रहे हैं। चलिए, वर्ल्ड ओशियन डे, वर्ल्ड ओशियन डे के विषय में आज हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे और देखेंगे। विश्व महासागर दिवस, तो विश्व महासागर दिवस जो है वो बेसिकली 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस मनाए जाने का जो प्रस्ताव था वो 1992 में ये रियो डी जेनेरो में अर्थ समिट हुआ था, उसी में इसका भी फोकस किया गया था। ये 1992 में रियो डी जेनेरो ये ब्राजील में अर्थ समिट हुआ था और उसी समिट में यह क्या किया गया था कि विश्व महासागर दिवस मनाने का प्रपोजल लाया गया। पहली बार जो विश्व कहा जाता है कि महासागर दिवस 8 जून 2009 को मनाया गया था, जिसका मेन उद्देश्य था कि महासागरों के प्रति जागरूकता फैलाना। और महासागरों के प्रति जागरूकता फैलाना का मतलब क्या है? फैलाने का मतलब यह है कि फैलाना नहीं बल्कि दुनिया को महासागरों के महत्व और भविष्य में इसके सामने खड़ी चुनौतियों से भी अवगत कराना है। तो ध्यान देना, विश्व महासागर जो दिवस बनाने का मेन उद्देश्य जो है वह बेसिकली यह है कि हमारे लिए महासागर कितना इंपॉर्टेंस है और आने वाले दिनों में यह कितना इंपॉर्टेंस रखेगा, इन सब की चर्चा हम लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए करेंगे। इस दिन कई महासागरीय पहलुओं जैसे जो ओशियन कहा जाता है, मेराइन रिसोर्सेज हैं, उसके बाद मेराइन रिसोर्स का जिस तरीके से बहुत तेजी से एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, उसका उपभोग किया जा रहा है, उसका अवशोषण किया जा रहा है, या पारिस्थितिकी संतुलन या इकोलॉजिकल जो बैलेंस की बात करता है, या खाद्य सुरक्षा की बात करता है, फूड सिक्योरिटी की बात करता है, या बायोडाइवर्सिटी की बात करता है, या क्लाइमेट चेंजेज की बात करता है, इन सभी पर प्रकाश डाला जाता है। तो महासागर दिवस मनाने का मेन उद्देश्य यही था कि हमारे महासागर से जितनी भी चीजें प्राप्त हो सके उसको प्रॉपर कंजर्वेशन कैसे किया जाए, उसको सुरक्षित और संरक्षित कैसे किया जाए। वैसे मैं बता दूं कि पूरे अर्थ की अगर बात करें तो 29% पर ये लैंड पार्ट है और 71% पार्ट पर एक्वाटिक बॉडी है, यानी जलीय भाग है। इन सबको चर्चा हम विश्व महासागर के दिवस के रूप में इसकी देखेंगे। अब 8 जून को पूरी दुनिया जो है वो बेसिकली क्या विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया गया। यह दिवस प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। ये 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा जनरल असेंबली के द्वारा नामित किया गया था और महासागरों के पृथ्वी का फेफड़ा माना जाता है। ध्यान देना, ये बिना जो है पानी से कुछ संभव नहीं है, इसीलिए इसको पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं, जो जीवमंडल में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और भोजन तथा दवा का एक प्रमुख सोर्स भी है। तो ध्यान देना कि फूड और हमारे मेडिसिन का एक मेजर सोर्स के रूप में हमारा ओशियन करता है। इसी के साथ अगर हम बात कर लें कि 8 जून 2021 का द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड, इसका जो मेन जो थीम था वही था कि द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड, ये जो उसका थीम था। और इसी थीम के अनुसार से आप देख सकते हैं कि
विश्व महासागर दिवस 2021 में थीम था द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड। यह सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान का ये ध्यान देना यूएन डिकेड ऑफ द ओशियन साइंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगुवाई में विशेष रूप से 2021 से 2030 तक चलेगा। तो ये इसको हम लोग कहते हैं कि महासागर विज्ञान संयुक्त राष्ट्र दशक। ये यूएन डिकेड ऑफ द ओशियन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगुवाई जो है वो 2021 से लेकर 2030 तक है। इस दशक में जो समुद्र के लिए मेन उद्देश्य है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि इस डिकेड में हम लोगों को करना क्या है, तो वैज्ञानिक अनुसंधान, नवीन प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना और आधुनिक समाज की जरूरतों के साथ महासागर विज्ञान को जोड़ने में सक्षम बनाना। इसका मतलब यह हो गया कि हमें वैज्ञानिक अनुसंधान, जो साइंटिफिक रिसर्च करना है, वो रिसेंट के जो टेक्नोलॉजी है उस पे बेस्ड हो, और दूसरी चीजें होगी कि अकेले हो नहीं सकता है, इसलिए एक ऐसी कम्युनिटी का और एक ऐसे देशों का ग्रुप बनाना है जो कि मुख्य रूप से महासागर को विज्ञान से जोड़ने में सक्षम हो। एक ऐसा ऑरा क्रिएट करना है जो महासागरों को साइंस के रूप में यानी साइंस से जोड़ने का काम करना है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ये रहा वर्ल्ड ओशियन डे। अभी एक ओशियन से रिलेटेड कुछ इश्यूज देखने को मिला है और वह है मरमरा सी। और वह मरमरा सी में बेसिकली हुआ क्या है, तो आप देख सकते हैं कि यह ब्लैक सी है। ब्लैक सी अगर एटलस में देखेंगे तो आप टर्की के ऊपर देखेंगे तो ब्लैक सी आपको देखने को मिलेगा, और जो यूरोपियन वाला भाग है उधर आप देखेंगे तो वहां एजियन सी है। और एजियन सी और ब्लैक सी के बीच में एक छोटा सा सी है जिसको हम लोग मरमरा सी कहते हैं, और यह मरमरा सी मुख्यतः टर्की में है। इसको दो चीजें जो होती है, यह इसकी कनेक्टिविटी एजियन सी से और ब्लैक सी से है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि यह ब्लैक सी और एजियन सी, मुख्यतः अगर हम बात कर ले कि ब्लैक सी और एजियन सी, तो यह एजियन सी से जो कनेक्टिविटी जो मिलता है उसको डर्डानेलेस चैनल कहते हैं। डर्डानेलेस जो होता है ये स्ट्रेट है। स्ट्रेट वह पार्ट होता है जो दो स्थल खंडों को अलग करता है और दो जलीय भाग को जोड़ने का काम करता है, तो डर्डानेलेस है, और यह एजियन सी और मरमरा सी को जोड़ता है। और ब्लैक सी को और मरमरा सी को जो जोड़ने का काम करता है वो बास्पोरस स्ट्रेट है। या बास्पोरस स्ट्रेट जो होते हैं वो मरमरा सी और ब्लैक सी को कनेक्टिविटी देता है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि यह बास्पोरस स्ट्रेट और यह डर्डानेलेस जो है इस तरह के कम्युनिकेशन यानी ब्लैक सी को मरमरा सी से कनेक्टिविटी देने का जो काम करता है वो कौन करता है, तो आप ध्यान देना, यह आप देख सकते हो, यह जो पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं ये बास्पोरस स्ट्रेट है। और ये जो आप देख रहे हैं डर्डानेलेस स्ट्रेट जो है मरमरा सी को एजियन सी। एजियन सी मुख्यतः अगर हम बात करें तो मेडिटेरियन सी का एक छोटा सा पार्ट है। इसी के साथ आप देख रहे हैं ये जो फिगर्स देख रहे हैं, यह एक ऐसा जैसे जाल के रूप में, एक झाग के रूप में क्या होता है जिसको सी, ध्यान देना, यह जो फिगर आप देख रहे हैं यह बेसिकली यही चीजें जो मरमरा सी में काफी तेजी से फैल रहा, और इसका नाम हम लोग देते हैं सी स्नॉट। इसको हम लोग नाम देते हैं सी स्नॉट। अब ये सी स्नॉट बेसिकली है क्या, यह मेराइन, ये मुसिलेज है, ये मेराइन मुसिलेज है जो शैवालों के पोषक तत्वों को अति प्रचुरता हो जाने पर निर्मित होती है। जो शैवालों में काफी ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट अगर मिल जाता है तो इस तरीके से मेराइन मिसलेज क्या होता है जिसको हम लोग समुद्री श्लेष्म कहते हैं, क्रिएट होता है। और शैवालों में पोषक तत्वों की अति प्रचुरता ग्लोबल वार्मिंग और जल प्रदूषण आदि कारणों के कारण गर्म मौसम होने पर होती है। तो ध्यान देना, इस तरीके से मेराइन जो मुसिलेज है वो बेसिकली 3 रीजन से होता है। पहला रीजन क्या है कि अगर शैवालों में काफी ज्यादा न्यूट्रिएंट हो जाए, और ये न्यूट्रिएंट कब होता है, जब ग्लोबल वार्मिंग होता है तब, या फिर
जो वाटर पॉल्यूशन होता है तब, और तीसरा चीज होता है कि अगर क्लाइमेट में अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तब क्या होगा, इस तरह के न्यूट्रिएंट ज्यादा होते हैं और इसी न्यूट्रिएंट के ज्यादा होने की वजह से C0 बनता है, C0 बनता है। यह एक चिपचिपा होता है, भूरा होता है और झागदार पदार्थ जैसे दिखता है। यह कैसा होता है, एक चिपचिपा होता है, भूरा होता है और झागदार पदार्थ जैसे दिखता है। ये ध्यान देना, ये टर्की में सी ऑफ मरमरा जो काला सागर को एजियन सागर से जोड़ता है, C0 का सबसे बड़ा प्रकोप देखा गया। तो यह मुख्यतः कहां देखा गया है, C0 में देखा गया है। यह देश में पहली बार 2007 में C0 का प्रकोप दर्ज किया गया। तो C0 क्या है, बेसिकली यह एक अधिक न्यूट्रिएंट जो शैवाल होते हैं, एल्गी होते हैं, उसके पोषक तत्व अगर उसको ज्यादा मिलने लगे तो इस तरह के क्या होते हैं कि यह मेराइन मुसिलेज का फॉर्मेशन होता है। इसी के साथ ये देख सकते हैं कि यह ब्राउन और चिपचिपा होता है और इस तरीके से इसका क्या होता है कि इसका ऐसा कलर होता है, जो कि इससे क्या नुकसान हो सकता है ये देख सकते हैं। ये कहीं अगर इसकी डेंसिटी ऐसी होती है तो ये ऐसा दिखाई देता है और जब ये पार्ट में डिवाइड होता है तो इस तरीके से यह बिखरे हुए स्कैटर्ड फॉर्म में ऐसे दिखाई देता है। अब इससे क्या होता है, इससे समस्या कौन कौन सी उत्पन्न हो सकती है, तो इसकी समस्या जो आप देखते हैं, पानी से जन्म लेने वाली बीमारियां बहुत, यह इस्तांबुल जैसे शहरों को हैजा जैसी जल जनित बीमारियों को प्रकोप का कारण बन सकता है। तो ध्यान देना, इसका मुख्य वजह यही है कि ये हैजा जैसी बीमारियों को क्या कर सकता है, जनरेट कर सकता है। और यही नहीं, मछुआरों को आजीविका प्रभावित करेगा। मछुआरों को जाल में यह कीचड़ जमा हो जाता है जिससे इनके जल भारी होकर वह टूट जाते हैं। इसके अलावा कीचड़ वाला जाल मछलियों को दिखाई देता है जिससे वो दूर भाग जाती है। तो इससे क्या होगा, फिशरीज भी नहीं हो पाएगा। तीसरी जो कहा जाता है, जो सबसे हमारे लिए चिंतनीय है, जो सबसे लिए हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, वो है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा। इससे बड़े पैमाने पर जलीय जीव जैसे मछली, कोरल, स्पंज आदि की मृत्यु होती है, जिससे हमारा इकोलॉजिकल साइकिल जो होता है वो डैमेज होगा। और अब यह समुद्र की सतह के साथ सतह से 80 से 100 फीट नीचे की भी फैल गया है, जो और भी नीचे तक पहुंच सकता है तथा समुद्र तल को पूरी तरीके से ढक लेगा। जब यह समुद्र तल को ढक लेगा तो ध्यान देना, नीतल को ढक लेगा तो जो उस पे इकोलॉजिकल जो फ्लोरा और फौना हो पूरी तरीके से विनष्ट हो जाएगा और तमाम तरह के इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। जो वहां रहने वाले जीव जंतु और एक्वाटिक जो फ्लोरा और फौना है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे और उसमें तमाम तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। अब यह प्रदूषण की बात करते हैं, यह प्रदूषण क्या कैसे हुआ है, तो प्रदूषण वह एक प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारे पोषक तत्व, मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ध्यान देना, नाइट्रोजन और फास्फोरस पानी के स्रोत में मिल जाते हैं। तो ध्यान देना, नाइट्रोजन और फास्फोरस को पानी में ज्यादा मिल जाने से जिससे शैवालों में अत्यधिक वृद्धि होने लगती है। और ध्यान देना, नाइट्रोजन और फास्फोरस, और ये नाइट्रोजन और फास्फोरस ज्यादा पानी में मिल गए तो वहां एल्गी का जो फॉर्मेशन होगा वो बहुत तेजी से होगा। और इस तरीके से कहा जाता है कि C0 जो होता है, मेराइन जो कहा जाता है कि जो समुद्री श्लेष्म होता है वो बहुत तेजी से डेवलप कर जाता है। और इसी प्रक्रिया को कहा जाता है कि शैवालों को अत्यधिक वृद्धि होने लगती है और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, यूट्रोफिकेट। ये जो कहते हैं यूट्रोफिकेशन भी कहा जाता है। जब क्या होता है, पानी में क्या होता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस ज्यादा हो जाता है और यह ज्यादा होने की वजह से इस तरह की क्रियाएं होती हैं। इसी के साथ अगर हम बात कर लें कि इसका प्रभाव क्या पड़ सकता है, तो इसका प्रभाव आप देखोगे शैवालों में अत्यधिक वृद्धि हो सकता है। तो शैवालों में अधिक वृद्धि से उस प्रकाश को अवरुद्ध कर देती है जो समुद्री घास जैसे पौधों को विकास के लिए आवश्यक होती है। तो जो समुद्री घास होती है, जो फ्लोरा और फौना है, जो पूरी तरीके से उनकी जो साइकिल होगी वो पूरी तरीके से क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। शैवाल और समुद्री घास मरने के बाद सड़ने लगते हैं और इस प्रक्रिया में पानी में घुलित ऑक्सीजन, ध्यान देना, ऑक्सीजन का उपयोग
किया जाता है, जिससे पानी में घुलित ऑक्सीजन का स्तर कम होने लगता है और इसी ऑक्सीजन में कम स्तर होने के साथ जो होता है, सारे ऑक्सीजन में जितने भी जलीय जीव जंतु होंगे वो पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसका प्रभाव ये होगा। उसके बाद इसका उपाय क्या किया जा सकता है? इसके उपाय के लिए कहा जाता है कि तुर्की का बड़ा समुद्री सफाई अभियान शुरू किया जा रहा है। उसमें स्थानीय निवासियों, कलाकारों और गैर सरकारी संगठनों को इस अभियान में शामिल होने के लिए कहा गया है। संपूर्ण मरमरा सी को संरक्षित क्षेत्र में बदल दिया गया है, पूरी तरीके से उसको प्रोटेक्शन एरिया घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा तटीय शहरों और जहाजों से होने वाले प्रदूषण को कम करने तथा अपशिष्ट जल उपचार में सुधार हेतु कदम उठाए जा रहे हैं। तो ध्यान देना, इसमें जो सारी प्रक्रियाएं उसको पूरा किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, इसका संरक्षण संरक्षित किया जा सके, ताकि मरमरा सी में जो इकोलॉजिकल साइकिल है उसको पूरी तरीके से बचाया जा सके और इकोलॉजिकल साइकिल जो है उसको प्रॉपर वे में, बैलेंस्ड वे में रहेगा, तभी क्या होगा, वहां के पर्यावरणीय स्थिति अच्छी होगी। और यही नहीं, इससे जो लगा हुआ एजियन सी और ब्लैक सी है, इसका भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और यही नहीं, वहां जो होता है, जो टर्की में जो मुख्य पानी का सोर्स के रूप में यह यूटिलाइज हो रहा है, उससे भी काफी हमारे सामाजिक आर्थिक जीवन भी इससे प्रभावित होगा। यही है आपका सी स्नॉट, ये है आपका सी स्नॉट। और इसी के साथ मैं आपसे यह करंट अफेयर्स का ओशियन डे पर यह उसके पॉजिटिव जो चीजें हैं उसको मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा पसंद आया होगा और आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करें। करंट अफेयर्स आपके रेगुलर इस तरीके से आपके सामने आएगा। थैंक यू वेरी मच।